नमस्कार, जोहार साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोग भली भांति अवगत होंगे कि यहाँ होमवर्क सीरीज के माध्यम से प्रत्येक दिन ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। होमवर्क जो है हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों पर पूर्व में ही सेंड कर दी जाती है, जिसको पढ़ने के पश्चात अगर आप इस वीडियो को सुनते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। तो बिना देरी किए हुए आज की जो होमवर्क सीरीज है आज के करंट अफेयर से मेरे द्वारा प्रारंभ की जा रही है। बताइएगा, हाल ही में भारत की पीएम सेतु योजना के लिए किसने यूएसडी 830 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? यह विश्व बैंक के द्वारा दी गई। और बताइएगा, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी विश्व बैंक का मुख्यालय हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में BWF एथलीट आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह पीवी सिंधु को किया गया है। हाल ही में BWF एथलीट आयोग की अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? पीवी सिंधु को नियुक्त किया गया। और लगातार 2 ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन हो जाएंगे? पीवी सिंधु ही हो जाएंगी। साइना नेहवाल पहली बार कांस्य पदक जीती थी और ये 2 लगातार 2 ओलंपिक में 2 पदक जीती है, एक में सिल्वर एक में ब्रॉन्ज। बताइएगा, हाल ही में वीर बाल दिवस 2025 जो है वह किस तिथि को मनाया गया? यह 26 दिसंबर को मनाया गया। वीर बाल दिवस किस तिथि को मनाया गया? 26 दिसंबर को मनाया गया। और किन की स्मृति में मनाया जाता है वीर बाल दिवस? जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जो चुनवा दिए थे ना दीवार में, उन्हीं की स्मृति में मनाया जाता है। वीर बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 दिसंबर को मनाया जाता है। बताइएगा, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में ओल चिकी लिपि में संविधान जारी किया गया है। इसका संबंध किस भाषा से हो जाएगा? या संथाली भाषा से हो जाएगा। किस भाषा से हो जाएगा? संथाली भाषा से हो जाएगा। और बताइएगा, संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं सूची में शामिल किया गया था? 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था। BDMS बोडो डोंगरी मैथिली और संथाली के तहत जोड़ा गया था। बताइएगा, हाल ही में पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के लिए कौन सा शुभांकर लॉन्च किया गया है? या मोरवीर लॉन्च किया गया है। हाल ही में पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के लिए कौन सा शुभांकर लॉन्च किया गया है? मोरवीर लॉन्च किया गया है। बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा है? यह हेवन फर्स्ट हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा हो जाएगा? हेवन फर्स्ट हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? यह लखनऊ में किया है। पीएम मोदी के द्वारा राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह लखनऊ में किया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसको नामित किया गया है? या हार्दिक सिंह को किया गया। हार्दिक सिंह का संबंध किस खेल से हो जाएगा? हॉकी से संबंधित हो जाएंगे। हार्दिक सिंह किस खेल से संबंधित हो जाएंगे? हॉकी से संबंधित हो जाएंगे। बताइएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? 1991 से हुई थी। कब से हुई थी? 1991 से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और उसका नाम परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब से कर दिया गया है? 2021 से कर दिया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। बताइएगा, DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना हुई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, इसरो किस देश का अब तक का सबसे भारी पैलेट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? या USA अमेरिका का किया। किसका किया? USA अमेरिका का किया है। बताइएगा, हाल ही में भारत और किर्गिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर कहाँ शुरू हुआ है? या असम में प्रारंभ हुआ है। खंजर जो युद्धाभ्यास किन 2 देशों के मध्य होता है? भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है। और यह कहाँ प्रारंभ हुआ है? असम में प्रारंभ हुआ है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में विश्व ध्यान दिवस 2025 जो है वह किस तिथि को मनाया गया? 21 दिसंबर को मनाया गया। हाल ही में विश्व ध्यान दिवस किस तिथि को मनाया गया? 21 दिसंबर को मनाया गया। बताइएगा, हाल ही में इंडियन मिलिट्री एकेडमी IM के 93 साल के इतिहास में पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? या साईं जादव हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? साईं जादव हो जाएंगी। बताइएगा, हाल ही में IPL नीलामी 2026 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे? कैमरून ग्रीन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कैमरून ग्रीन हो जाएंगे सबसे IPL 2026 की नीलामी सबसे महंगे खिलाड़ी। बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रहे VBG रामजी बिल में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई? 125 दिनों की दी गई। जो पूर्व में कितनी थी? 100 दिनों की थी, जिसको परिवर्तित करके कितना कर दिया गया? 125 दिन कर दिया गया है। बताइएगा, हाल ही में युमनाम खेमचंद सिंह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? या मणिपुर के बने हैं। हाल ही में युमनाम खेमचंद सिंह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? या मणिपुर के हो जाएंगे।
बताइएगा हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सबसे बड़े सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान से सम्मानित किया गया है? इथोपिया से सम्मानित किया गया है। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सबसे बड़े सम्मान द ग्रेट ऑनर ऑफ निशान से सम्मानित किया गया है? इथोपिया से सम्मानित किया गया। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सबसे बड़ा स्थल देश जो आ जाएगा वो इथोपिया ही है। बताइएगा भारतीय सेना किसके सहयोग से संयुक्त सेना अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2025 प्रारंभ करेगी? यह यूएई के संयुक्त तौर पे यूएई के साथ जो है ना डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास 2025 शुरू करी थी। बताइएगा हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को एशिया में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? या तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। और एशिया पावर इंडेक्स में पहले स्थान पे कौन सा देश है? अमेरिका हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ किस व्यक्ति के द्वारा ग्रहण किया? यह राजकुमार गोयल साहब के द्वारा ग्रहण की गई है। हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ किस व्यक्ति के द्वारा ग्रहण की गई है? राजकुमार गोयल साहब के द्वारा की गई है। बताइएगा हाल ही में डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डक्टेट रेमजेट टेक्नोलॉजी SFDR का सफल परीक्षण कहाँ किया है? यह उड़ीसा चांदीपुर उड़ीसा में किया है। हाल ही में डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डक्टेट रेमजेट टेक्नोलॉजी SFDR का सफल परीक्षण कहाँ किया है? उड़ीसा के चांदीपुर में किया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में किस राज्य की पोंडेरू खादी को जीआई टैग मिला है? या आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य की पोंडेरू खादी को जीआई टैग मिला है? या आंध्र प्रदेश के हो जाएगा पोंडेरू खादी जिसको जीआई टैग मिला है। बताइएगा हाल ही में स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया है? ये अपना भारत के द्वारा जीता गया है। हाल ही में स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया है? अपने भारत के द्वारा जीता गया है। बताइएगा हाल ही में कोपरा जलाशय किस राज्य का पहला रामसर साइट घोषित हुआ है? यह छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। हाल ही में कोपरा जलाशय किस राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित हुआ है? यह छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में UNEP 2025 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला है? यह सुप्रिया साहू को मिला है। किनको मिला है? सुप्रिया साहू को। हाल ही में UNEP 2025 चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड किसे मिला है? सुप्रिया साहू को मिला है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा करने वाला नवीनतम यूरोपीय देश कौन सा देश बन गया है? यह स्पेन हो गया है। हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा करने वाला नवीनतम यूरोपीय देश कौन सा हो गया है? स्पेन हो जाएगा। और बुल फाइटिंग कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का ही हो जाएगा। बताइएगा जल्लीकट्टू जो खेल है ये कहाँ का हो जाएगा? तमिलनाडु का हो जाएगा। और कंबाला कहाँ का हो जाएगा? कर्नाटक का हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में यूनेस्को की इंसानियत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में किस त्योहार को शामिल किया गया है? दीपावली को किया गया है। हाल ही में यूनेस्को की इंसानियत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में किस महोत्सव को शामिल किया गया? दीपावली को शामिल किया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स में पदक तालिका में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पे रही थी? चंडीगढ़ में रही थी। और बताइए अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। और इसका शुभांकर क्या था? खंभागणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खंभागणी। बताइएगा हाल ही में भारत मलेशिया के बीच ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज हरिमो शक्ति कहाँ प्रारंभ हुआ है? यह राजस्थान में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में। भारत और मलेशिया के मध्य युद्धाभ्यास होता है हरिमो शक्ति जिसका आयोजन सफल आयोजन कहाँ हुआ है? राजस्थान में हुआ है। बताइएगा हाल ही में केंद्रीय बजट में कछुआ ट्रेल्स कहाँ विकसित करने की घोषणा की गई है? यह उड़ीसा, कर्नाटक और केरल में की गई है। हाल ही में केंद्रीय बजट में कछुआ ट्रेल्स कहाँ विकसित करने की घोषणा की गई? उड़ीसा, कर्नाटक और केरल में की गई। और मीठे पानी के केकड़े कहाँ पाए गए हैं? यह केरल में पाए गए हैं मीठे पानी के केकड़े। बताइएगा हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ रिलॉस एग्रीमेंट किया है? या रूस के साथ किया है। हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ रिलॉस एग्रीमेंट किया है? या रूस के साथ रिलॉस एग्रीमेंट किया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में चर्चा में रहे सेवा तीर्थ का संबंध किससे हो जाएगा? पीएमओ से हो जाएगा। पीएमओ ऑफिस से हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे सेवा तीर्थ का संबंध किससे हो जाएगा? पीएमओ ऑफिस से हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में 56वें IFFI में फिल्म स्किन ऑफ यूथ को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। इसका संबंध किस देश से हो जाएगा? या वियतनाम से हो जाएगा। हाल ही में 56वें IFFI में फिल्म स्किन ऑफ यूथ को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। इसका संबंध किस देश से हो जाएगा? वियतनाम से हो जाएगा।
बताइएगा हाल ही में केंद्रीय बजट 2026-27 में कहाँ समर्पित दुर्लभ पृथ्वी गलियारा विकसित करने की घोषणा की गई है, किन किन राज्यों में? यह उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हो जाएगा। उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हाल ही में केंद्रीय बजट 2026-27 में समर्पित दुर्लभ पृथ्वी गलियारा विकसित करने की घोषणा की गई है। बताइएगा हाल ही में भारत सरकार ने साइक्लोन दितवाह के बाद श्रीलंका की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन सागर बंधु हो जाएगा। हाल ही में भारत सरकार ने साइक्लोन दितवाह के बाद श्रीलंका की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन सागर बंधु हो जाएगा। और साइक्लोन दितवाह का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? यमन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? यमन के द्वारा किया गया था। बताइएगा हाल ही में किस भारतीय शहर ने 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का अधिकार हासिल किया है? यह अहमदाबाद, गुजरात हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय शहर ने 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का अधिकार हासिल किया है? यह अहमदाबाद, गुजरात के द्वारा हासिल किया गया है। बताइएगा हाल ही में आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 जो प्रारंभ होने वाला है 7 फरवरी से, उसका जो है ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? रोहित शर्मा को किया गया। किसको नियुक्त किया गया ब्रांड एम्बेसडर? रोहित शर्मा को, जो विगत विजेता कप्तान हो जाएंगे। बताइएगा हाल ही में इंडियन विमेंस टीम ने किसे हराकर कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? या चीन को हरा के जीता है? हाल ही में इंडियन विमेंस टीम ने किसे हराकर कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? या चीन को हरा के जीता है? बताइएगा प्रतिवर्ष वर्ल्ड कैंसर डे जो है वह किस तिथि को मनाया जाता है? यह 4 फरवरी को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष वर्ल्ड कैंसर डे किस तिथि को मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। और बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। बताइएगा हाल ही में किस देश के हेली गुब्बी ज्वालामुखी में 12,000 से ज्यादा सालों के में पहली बार विस्फोट हुआ है? यह इथोपिया देश में हो जाएगा। हाल ही में किस देश के हेली गुब्बी ज्वालामुखी में 12,000 साल से ज्यादा सालों में पहली बार विस्फोट हुआ है? यह इथोपिया का हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीता है? यह इटली के द्वारा जीता गया है। हाल ही में डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीता है? इटली ने जीता। और डेविस कप किस खेल से संबंधित हो जाएगा? टेनिस से संबंधित हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में भारत के 53वें चीफ जस्टिस कौन बने हैं? जस्टिस सूर्यकांत हो जाएंगे। हाल ही में भारत के 53वें चीफ जस्टिस कौन नियुक्त हुए हैं? जस्टिस सूर्यकांत हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 जो हैदराबाद में संपन्न हुआ था, इसमें मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? फातिमा वॉस हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? हाँ, मिस यूनिवर्स हो जाएगी। मिस वर्ल्ड बोल दिए, मिस यूनिवर्स हो जाएंगी। फातिमा वॉस बनी। बताइएगा हाल ही में भगवान बुद्ध के पवित्र देवनी मोरी अवशेष प्रदर्शनी के लिए श्रीलंका पहुंचे हैं। इन अवशेषों की खोज कहाँ हुई है? या गुजरात में हुई है। हाल ही में भगवान बुद्ध के पवित्र देवनी मोरी अवशेष प्रदर्शनी के लिए श्रीलंका पहुंचे हैं। इसकी अवशेषों की खोज कहाँ हुई है? गुजरात राज्य में हुई है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा G20 का 20वां समिट कहाँ प्रारंभ होगा? G20 का 20वां समिट यह साउथ अफ्रीका में हो जाएगा। G20 का 20वां समिट कहाँ प्रारंभ होगा? यह साउथ अफ्रीका में प्रारंभ होगा। बताइएगा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का भागीदार राज्य किसे बनाया गया है? यह मध्य प्रदेश हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का भागीदार राज्य किसे बनाया गया है? यह मध्य प्रदेश को बनाया गया है। बताइएगा हाल ही में वर्ष 2025 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है? डेविड स्लेजले को मिला है। हाल ही में वर्ष 2025 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है? डेविड स्लेजले को मिला है। तो साथियों आज का जो करंट अफेयर्स बनने वाला था वो यहीं पे समाप्त हो गया। आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो हिस्ट्री का होमवर्क दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा डॉक्टर स्न्यात सेन की मृत्यु के पश्चात किस व्यक्ति ने कुओमिंगतांग पार्टी का नेतृत्व संभाला था? यह चांग काई शेक के द्वारा संभाला गया था। किसके द्वारा संभाला गया था? चांग काई शेक के द्वारा संभाला गया था। बताइएगा कुओमिंगतांग पार्टी की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? डॉक्टर स्न्यात सेन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर स्न्यात सेन के द्वारा ही की गई थी। बताइएगा चांग काई शेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता जो है वह कहाँ में संभाली थी? चीन में, नानकिंग में संभाली थी। कहाँ संभाली थी? नानकिंग चीन में संभाली थी। बताइएगा चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? माओ त्से तुंग हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? माओ त्से तुंग हो जाएंगे। बताइएगा चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी कौन थी? चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी कौन थी? ये हुनान हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हुनान हो जाएगी। बताइएगा चीन के द्वार खोलने का श्रेय किस देश को जाता है?
चीन के द्वार खोलने का श्रेय या ब्रिटेन यानी इंग्लैंड को जाता है। किसको जाता है? ब्रिटेन को जाता है। और चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? मार्को पोलो हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मार्को पोलो हो जाएगा। बताइएगा एशिया का मरीज के नाम से किस देश को जाना जाता है? एशिया का मरीज वो चीन हो जाएगा। यूरोप का मरीज तुर्की हो जाएगा। और एशिया का अजगर के नाम से भी कौन प्रख्यात है? चीनी हो जाएगा। बताइएगा चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1921 में हुई थी। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1921 में हुई थी। बताइएगा यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। और बताइएगा कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहा गया है? बेल्जियम को कहा गया। और बताइएगा यूरोप का खेल का मैदान प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसको कहा गया है? स्विट्जरलैंड को कहा गया। किसको कहा गया है? स्विट्जरलैंड को कहा गया है। बताइएगा युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत किस शासक के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? यह अब्दुल हमीद द्वितीय के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत किस शासक के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? अब्दुल हमीद द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। बताइएगा प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ भीषण अपमानजनक संधि हुई थी। यह कौन सी संधि थी? यह सेब्र की संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? सेब्र की संधि हो जाएगी, जो 10 अगस्त 1920 को हुई थी। बताइएगा इस संधि को किस व्यक्ति के द्वारा मानने से इनकार कर दिया गया था? यह मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा मानने से इनकार कर दिया गया था। सेब्र की संधि को किस व्यक्ति के द्वारा मानने से इनकार कर दिया गया था? मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा मानने से इनकार कर दिया था। बताइएगा आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना जाता है? यह मुस्तफा कमाल पाशा को ही माना जाता है। आधुनिक तुर्की का निर्माणकर्ता किसको माना जाता है? मुस्तफा कमाल पाशा को ही माना जाता है। और बताइएगा अतातुर्क के नाम से कौन सा व्यक्ति जाना जाता है? यह मुस्तफा कमाल पाशा ही हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मुस्तफा कमाल पाशा को अतातुर्क के नाम से भी जाना जाता है। बताइएगा तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन कब हुआ था? तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन कब हुआ था? यह 1889 में हुआ था। तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन कब हुआ था? 1889 में हुआ था। बताइएगा अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किस व्यक्ति ने की थी 1919 में? अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किस व्यक्ति के द्वारा 1919 में की गई थी? यह मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा ही की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा की गई थी। बताइएगा तुर्की एवं यूनान के बीच लोजान की संधि कब हुई थी? तुर्की एवं यूनान के बीच लोजान की संधि कब हुई थी? यह 1923 में हुई थी। कब हुई थी? 1923 में तुर्की एवं यूनान के बीच कौन सी संधि हुई थी? लोजान की संधि हुई थी। बताइएगा तुर्की गणतंत्र की घोषणा कब की गई थी? तुर्की गणतंत्र की घोषणा 23 अक्टूबर 1923 को की गई थी। कब की गई थी? 23 अक्टूबर 1923 को तुर्की गणतंत्र की घोषणा की गई थी। बताइएगा मुस्तफा कमाल पाशा ने खिलाफत को कब समाप्त कर दिया था? मुस्तफा कमाल पाशा ने खिलाफत आंदोलन को कब समाप्त कर दिया था? 1924 में समाप्त कर दिया था। कब समाप्त कर दिया था? 1924 में समाप्त कर दिया था। बताइएगा तुर्की के नए गणतंत्र के राष्ट्रपति कौन हुए थे? तुर्की के नए गणतंत्र के राष्ट्रपति कौन हुए थे? मुस्तफा कमाल पाशा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मुस्तफा कमाल पाशा हो जाएंगे। बताइएगा रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी के संस्थापक कौन थे? तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा हो जाएंगे। रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी के संस्थापक कौन हो जाएंगे? मुस्तफा कमाल पाशा हो जाएंगे। बताइएगा इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था? कुस्तुतुनिया हो जाएगा। इस्तांबुल का पुराना नाम क्या हो जाएगा? कुस्तुतुनिया हो जाएगा। बताइएगा तुर्की में पुरुषों को टोपी और औरतों को बुर्का पहनने का कानूनी प्रतिबंध कब लगाया गया था? 1925 में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1925। तुर्की में टोपी और औरतों को बुर्का पहनने का कानूनी प्रतिबंध कब लगाया गया था? 1925 में लगाया गया था। और बताइएगा मुस्तफा कमाल पाशा की मृत्यु कब हो गई थी? 1938 में हो गई थी। मुस्तफा कमाल पाशा की मृत्यु कब हो गई थी? 1938 में हो गई थी। बताइएगा फासिज्म का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? इटली में हुआ था। फासिज्म का सर्वप्रथम उदय कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। और इसका जन्मदाता किसे माना जाता है? फासिज्म का मुसोलिनी को माना जाता है। फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? मुसोलिनी को माना जाता है। और बताइएगा मुसोलिनी का जन्म कब हुआ था? 1883 में हुआ था। मुसोलिनी का जन्म कब हुआ था? 1883 में रोमागना में हुआ था। कहाँ हुआ था? रोमागना में हुआ था। बताइएगा मुसोलिनी ने फासिस्टवाद दल की स्थापना कहाँ में की थी? मुसोलिनी ने फासिस्टवाद दल की स्थापना कहाँ की थी? या मिलान में की थी। कहाँ की थी? मिलान में की थी।
बताइएगा ड्यूस के नाम से किसको पुकारा जाता है? मुसोलिनी को जाना पुकारा जाता है। ड्यूस के नाम से किसको जाना जाता है? मुसोलिनी को पुकारा जाता है। बताइएगा फांसीवादी दल के स्वयंसेवक जो थे वो कौन सा कपड़ा पहनते थे? फांसीवादी दल के स्वयंसेवक या काली कमीज पहनते थे? कौन से कपड़े पहनते थे? काली कमीज पहनते थे। बताइएगा मुसोलिनी ने किसको सेना का अधिकारी नियुक्त किया था? यह डियाज को किया था। मुसोलिनी ने किसको सेना का अधिकारी नियुक्त किया था? डियाज को सेना का अधिकारी नियुक्त किया था। बताइएगा मुसोलिनी के द्वारा बनाए गए निगमों की संख्या कितनी थी? 22 हो जाएगी। मुसोलिनी के द्वारा बनाए गए निगमों की संख्या कितनी थी? 22 हो जाएगी। बताइएगा ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 25 हो जाएगी। ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। बताइएगा मुसोलिनी को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा जो थी मुसोलिनी के द्वारा कब की गई थी? 10 जून 1939 को की गई थी। मुसोलिनी के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की गई थी? 10 जून 1939 को की गई थी। बताइएगा इटली में फांसीवाद का अंत कब हो गया था? 1945 में। 28 अप्रैल 1945 को इटली में फांसीवाद का अंत हो गया था। बताइएगा जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किस व्यक्ति के नेतृत्व में हुआ था? यह हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। जर्मनी में नाजीवादी दल का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ था? यह हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। बताइएगा हिटलर का जन्म कब हुआ था? यह 1889 में हुआ था। हिटलर का जन्म कब हुआ था? 1889 में हिटलर का जन्म हुआ था। ऑस्ट्रिया के ब्रौना नामक शहर में हुआ था। बताइएगा हिटलर जो था बचपन में कैसी इच्छा रखता था? क्या बने? या चित्रकार बनने की इच्छा रखता था। हिटलर जो था बचपन में कैसी इच्छा रखता था? चित्रकार बनने की इच्छा रखता था। बताइएगा प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर जो है वह किसकी तरफ से लड़ा था? यह जर्मनी की तरफ से लड़ा था, जो धुरी राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे थे। हिटलर जो है प्रथम विश्व युद्ध में किसकी तरफ से लड़ा था? जर्मनी की तरफ से लड़ा था, जो धुरी राष्ट्र का नेतृत्व कर रहा था। और अभूतपूर्व वीरता के लिए उसे क्या प्रदान किया, क्या प्राप्त हुआ था? आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ था। बताइएगा प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हिटलर ने किस पार्टी का सदस्य बना था? जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना था। किस पार्टी का सदस्य बना था? जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना था। बताइएगा 1932 के चुनाव में हिटलर की नाजी पार्टी को कितने सीटें प्राप्त हुई थी, परंतु उसे सरकार बनाने का नेतृत्व प्राप्त नहीं हुआ था? 230 सीटें प्राप्त हुई थी। कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 230 सीटें प्राप्त हुई थी, परंतु उसे सरकार बनाने का मौका नहीं मिला था। बाद में राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलर मनोनीत किया था। बताइएगा गुप्तचर पुलिस गेस्टापो का संगठन जो है वह किसके द्वारा किया गया था? गेस्टापो का गुप्तचर पुलिस गेस्टापो का संगठन जो है वह किसने किया था? यह हिटलर के द्वारा किया गया था। बताइएगा एक राष्ट्र एक नेता का नारा किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था? यह हिटलर के द्वारा ही दिया गया था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था? हिटलर के द्वारा ही दिया गया था। बताइएगा हिटलर ने लुडेनडॉर्फ के साथ मिलकर वाइमर गणतंत्र के खिलाफ कब विद्रोह कर दिया था? हिटलर ने लुडेनडॉर्फ के साथ मिलकर वाइमर गणतंत्र के खिलाफ कब विद्रोह कर दिया था? यह 1923 में कर दिया था। कब कर दिया था? 1923 में। बताइएगा हिटलर की प्रसिद्ध आत्मकथा का क्या नाम है? मीन कैफ हो जाएगा। और इसका अर्थ क्या होता है? मेरा संघर्ष हो जाएगा। हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम था? मीन कैफ। और इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मेरा संघर्ष हो जाएगा। बताइएगा 1924 के अंत में हिटलर को जेल से रिहा कर दिया गया था। और जेल से रिहा होने के बाद उसने अपने दल को फिर से संगठित किया। और किस प्रतीक के रूप में, कौन सा प्रतीक ग्रहण किया था? यह स्वास्तिक चिन्ह हो जाएगा। कौन सा चिन्ह ग्रहण किया था? स्वास्तिक चिन्ह 1924 में ग्रहण किया था। बताइएगा नाजी दल का प्रचार कार्य जो था वह कौन संभालता था? नाजी या गोएबल्स हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गोएबल्स के द्वारा। नाजी दल का प्रचार कौन संभालता था? या गोएबल्स के द्वारा संभाला जाता था। बताइएगा जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? यह 1933 में। 4 अप्रैल 1933 को जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। तो साथियों हिस्ट्री के माध्यम से लुसेंट का जो होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो ज्योग्राफी दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को की स्थापना जो है
वह कहाँ में और कब की गई थी? यह 1958 में उत्तर प्रदेश में की गई थी, रेणुकूट में की गई थी। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना जो है, हिंडाल्को की स्थापना किसके कहाँ की गई थी? रेणुकूट उत्तर प्रदेश में 1958 में की गई थी। बताइएगा मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी तमिलनाडु के किस जगह में स्थापित है? यह मैटूर में हो जाएगी। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी तमिलनाडु के किस स्थान पे स्थापित है? यह मैटूर हो जाएगी। बताइएगा बाल्को कंपनी जो है वह किस देश की सहायता से स्थापित की गई थी? यह सोवियत रूस के सहायता से। बाल्को किस देश की सहायता से स्थापित की गई थी? सोवियत रूस के। और नाल्को किस देश की सहायता से स्थापित की गई थी? फ्रांस। नाल्को हो जाएगा फ्रांस और बाल्को हो जाएगा सोवियत रूस। और बताइएगा इंडाल्को जो है वह किस देश की सहायता से स्थापित की गई थी? या कनाडा की। इंडाल्को किस देश की सहायता से स्थापित की गई थी? कनाडा की। और हिंडाल्को या यूएसए। हिंडाल्को यूएसए और इंडाल्को कनाडा हो जाएगी। बताइएगा माल्को जो है वह किस देश की सहायता से स्थापित की गई? इटली की सहायता से। माल्को किस देश की सहायता से स्थापित की गई थी? एल्युमिनियम कंपनी या इटली की सहायता से। और बताइएगा वेदांता किस देश की सहायता से स्थापित की? या जर्मनी की सहायता से स्थापित की गई थी। बताइएगा माल्को जो है वह कहाँ स्थित है? माल्को एल्युमिनियम कंपनी या चेन्नई मैटूर और सलेम में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? चेन्नई मैटूर और सलेम में हो जाएगी। बताइएगा एल्युमिनियम उत्पादन में भारत का विश्व में कैवां स्थान है? यह 8वां स्थान हो जाएगा। 8वां स्थान हो जाएगा। एल्युमिनियम उत्पादन में भारत का विश्व में कैवां स्थान है? 8वां स्थान हो जाएगा। बताइएगा आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में कब की गई थी? या 1818 में की गई थी। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में कब की गई थी? 1818 में। किंतु यह क्या रही थी? असफल रही थी। बताइएगा सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा मिल जो है वह बंबई में कवासजी डावर के द्वारा कब खोला गया था? यह 1854 में खोला गया था। कब खोला गया था? 1854 में खोला गया था। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा मिल 1854 में मुंबई में किनके द्वारा स्थापित किया गया था? कवासजी डावर के द्वारा स्थापित किया गया था। बताइएगा भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी किसको कहा गया है? मुंबई को कहा गया। और कौन सा उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? यह कपड़ा उद्योग ही हो जाएगा। बताइएगा सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण जो है वह किन किन राज्यों में है? यह महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु हो जाएगा। सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण किन किन राज्यों में है? महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में हो जाएगा। बताइएगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? कानपुर को कहा गया है। बताइएगा सूती वस्त्र का प्रकार है मलमल जो है वह किस शहर में प्रसिद्ध है? इस मलमल के लिए यह ढाका हो जाएगा। मलमल के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ढाका हो जाएगा। बताइएगा कैलिको जो है वह सूती वस्त्र कैलिको या इसके लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? या कालीकट हो जाएगा। कैलिको के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध हो जाएगा? कालीकट हो जाएगा। बताइएगा सुनहरी जरी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? सुनहरी जरी सूती वस्त्र का प्रकार जो है इसके लिए सूरत, बड़ौदा और बुरहानपुर हो जाएंगे। सुनहरी जरी के लिए कौन कौन से शहर प्रसिद्ध है? बुरहानपुर, सूरत और बड़ोदरा हो जाएंगे। बताइएगा भारत का मैनचेस्टर किसको कहा गया है? अहमदाबाद को कहा गया। और बताइए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा? कोयम्बतूर को कहा गया। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया? कोयम्बतूर को कहा गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा जापान का मैनचेस्टर किसको कहा गया? ओसाका को कहा गया। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर हो जाएगा और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद हो जाएगा। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बतूर तमिलनाडु को कहा गया है। बताइएगा मैनचेस्टर तो इंग्लैंड में है। मैनचेस्टर तो इंग्लैंड में है। बताइएगा औद्योगिक उत्पादन में वस्त्र उद्योग का योगदान कितना प्रतिशत है? 14% हो जाएगा। औद्योगिक उत्पादन में वस्त्र उद्योग का योगदान कितना हो जाएगा? 14% हो जाएगा। बताइएगा देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में औद्योगिक उत्पादन में वस्त्र उद्योग का योगदान कितना है? 4% हो जाएगा। और निर्यात आय में कितना प्रतिशत योगदान है? यह 11%। देश की निर्यात आय में सूती वस्त्र का योगदान कितना हो जाएगा? 11% वस्त्र उद्योग का योगदान हो जाएगा। बताइएगा रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से सर्वप्रथम क्षेत्र जो है कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? या कृषि क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? कृषि क्षेत्र हो जाएगा। और दूसरा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? वस्त्र उद्योग हो जाएगा। बताइएगा और बताइएगा गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। और सिल्वर फाइबर किसको कहा है? कपास को कहा जाता है। और कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी प्रयुक्त होती है? काली मिट्टी हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा जूट उत्पादन में
विश्व में पहला स्थान कौन सा देश रखता है? भारत, अपना भारत रखता है। जूट उत्पादन में विश्व में पहला स्थान कौन सा रखता है? अपना भारत। अंतर्राष्ट्रीय जूट अनुसंधान संस्थान जो है वो ढाका में है। वो कहाँ है? ढाका में हो जाएगा। बताइएगा जूट उद्योग का पहला कारखाना कोलकाता के समीप कहाँ में 1855 में स्थापित किया गया था? या रिसरा में स्थापित किया गया था। जूट उत्पादन का पहला कारखाना कोलकाता के समीप 1855 में कब लगाया गया था? किस स्थान पे? या रिसरा में लगाया गया था। बताइएगा भारतीय जूट निगम की स्थापना कब हुई थी? या 1971 में हुई थी। भारतीय जूट निगम की स्थापना कब हुई थी? 1971 में हुई थी। और बताइएगा भारत के द्वारा संपूर्ण विश्व के कितने प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण करता है? या 35% हो जाएगा। बताइएगा भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत कब से हुई थी? 1903 से हुई है। भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत किससे हुई है? 1903 से हुई है। और बताइएगा चीनी को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। चीनी को रंगहीन करने के लिए, शुद्ध बोल दिए, रंगहीन करने के लिए एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण जो है वह कहाँ किया गया था? या ब्रिटेन के पोर्टलैंड में किया गया था। कहाँ किया गया था? ब्रिटेन के पोर्टलैंड में किया गया था। कब किया गया था? 1824 में किया गया था। बताइएगा मझौलिया चीनी मिल जो है वह किस राज्य में स्थित है? यह बिहार में हो जाएगा। मझौलिया चीनी मिल कहाँ हो जाएगा? बिहार में हो जाएगा। बताइएगा फगवाड़ा चीनी मिल कहाँ हो जाएगा? या पंजाब में हो जाएगा। फगवाड़ा कहाँ हो जाएगा? या पंजाब में हो जाएगा। और बताइएगा हसनपुर चीनी मिल कहाँ हो जाएगा? अपना बिहार में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा नासिक चीनी मिल कहाँ हो जाएगा? या महाराष्ट्र में हो जाएगा। बताएगा सीतापुरम चीनी मिल कहाँ हो जाएगा? या आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सीतापुरम चीनी मिल कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। और बलरामपुर चीनी मिल कहाँ हो जाएगा? या उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। बलरामपुर चीनी मिल कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। बताइएगा भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहाँ में लगाया गया था? या मद्रास में 1904 में लगाया गया था, जो असफल रहा था। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? मद्रास में 1904 में, जो असफल रहा था। बताइएगा एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। एसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। बताइएगा कल्याणपुर सीमेंट उत्पादक क्षेत्र जो है वह किस राज्य में स्थित है? या झारखंड में हो जाएगा। कल्याणपुर सीमेंट उत्पादक क्षेत्र कहाँ हो जाएगा? झारखंड में हो जाएगा। और मंचेरियल कहाँ हो जाएगा? या आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। मंचेरियल कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में। विजयवाड़ा कहाँ हो जाएगा? यह भी आंध्र प्रदेश में ही हो जाएगा। और बताएगा सिंदरी सीमेंट क्षेत्र जो है वह कहाँ हो जाएगा? या झारखंड में हो जाएगा। और तिल्दा सीमेंट क्षेत्र कहाँ हो जाएगा? यह छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। तो साथियों ज्योग्राफी के माध्यम से जो होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य पॉलिटी के माध्यम से पॉलिटी के माध्यम से लुसेंट सीरीज का जो होमवर्क दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइए मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 500 की गई थी। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 500। और वर्तमान में कितनी है? 550। हाँ हो सके 45 45 दो। हाँ हटा दिया। बताइएगा किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों की सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया? 104वां संविधान संशोधन 2020 के माध्यम से लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों की सीटों को आरक्षण को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। बताइएगा प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारतीय संसद में बोले थे डीडी आइजन हार्बर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डीडी आइजन हार्बर हो जाएंगे। और प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारत तो पहुंचे थे लेकिन संसद में नहीं पहुंचे, भारत आए थे लेकिन संसद नहीं पहुंचे थे, यह रिचर्ड निक्सन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रिचर्ड निक्सन हो जाएंगे। बताइएगा नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 स्थान आरक्षित किए गए हैं। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 330 में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? अनुच्छेद 330 में इसका उल्लेख हो जाएगा। और सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जातियों के लिए उत्तर प्रदेश में आरक्षित है। 17।
बताइएगा लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पे होता है और वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु सीमा कितनी रखी गई? 18 वर्ष। और पूर्व में यह कितनी थी? 21 वर्ष। और 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत किया गया था, जिसमें 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष मतदान की आयु कर दी गई थी। बताइएगा लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेदों में है? 330 और 32 में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? 330 एवं 32 में इसका उल्लेख हो जाएगा। बताइएगा वर्तमान में किस संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया है कि 10 वर्षों के बाद, किंतु इससे संविधान संशोधन के द्वारा 10 वर्ष और बढ़ाया जा रहा है लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को। यह 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत किया गया है। बताइएगा लोकसभा में किसी भी व्यक्ति के उम्मीदवार लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा वर्ष कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। और बताइएगा प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा वर्ष 25 वर्ष हो जाएगी और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति 35 वर्ष हो जाएगी और राज्यसभा का सदस्य नियुक्त होने के लिए 30 वर्ष हो जाएगी और राज्य विधानसभा का सदस्य नियुक्त होने के लिए 21 वर्ष 25 वर्ष हो जाएगी, सॉरी 25 वर्ष। पंचायत चुनाव 21 वर्ष, पंचायत चुनाव 21 वर्ष। बताइएगा लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल जो होता है वह कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। बताइएगा किसके परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री के परामर्श के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। बताइएगा राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित होता है या अनिश्चित होता है? अनिश्चित होता है। और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं, उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, जो प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य जो सेवानिवृत्त होते रहते हैं। बताइएगा किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था? 1976 में बढ़ाया गया था। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था? 1976 में बढ़ाया गया था। बताइएगा किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? यह उत्तर प्रदेश हो जाएगी। और कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। बताइएगा लोकसभा व राज्यसभा के अधिवेशन किसके द्वारा बुलाए जाते हैं? और राष्ट्रपति के द्वारा। और स्थगित किसके द्वारा किए जाते हैं? यह भी राष्ट्रपति के द्वारा ही स्थगित किए जा सकते हैं। बताइएगा लोकसभा की 2 बैठकों में कितने माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। बताइएगा महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा सदस्यों की सीटों की संख्या कितनी है? 48 हो जाएगी। और बताइए पश्चिम बंगाल में 42 हो जाएगी और अपना बिहार में 40 हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। और बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 16 हो जाएगी। बताइएगा आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 25 हो जाएगी। लोकसभा आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। बताइएगा कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 28 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी। 28 12 में है 28 लोकसभा, राज्यसभा 12 हो जाएगी। बताइएगा झारखंड राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 14 हो जाएगी। और संघीय क्षेत्र दिल्ली में 7 हो जाएगी और लद्दाख में 1 हो जाएगी। और दादर व नगर हवेली में, दमन एवं दीव दोनों में 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2। बताइएगा सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के आशय की सूचना किस व्यक्ति के द्वारा विघटन के बीच हो जाने से अनुच्छेद 108 के 5 के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी? यह राष्ट्रपति के द्वारा। किसके संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। बताइएगा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित और उनमें परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा, इसका उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में है? 118 के 3 में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? 118 के 3 में हो जाएगा। संयुक्त बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष जो है, यदि वह अनुपस्थित है तो किसके द्वारा? या राज्यसभा का उपसभापति इसके पीठासीन हो जाएगा, इसके कार्रवाई करेगा। बताइएगा संयुक्त बैठक की समस्त कार्रवाई जो है किसके प्रक्रिया के अनुसार होती है? संयुक्त बैठक की समस्त कार्रवाई यह लोकसभा के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से होती है? लोकसभा के माध्यम से होती है। तो साथियों पॉलिटी के माध्यम से जो होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य
फिजिक्स का जो होमवर्क दिया गया था लूसेंट सीरीज के माध्यम से वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा, ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है उसे क्या कहा गया? एसी अर्थात प्रत्यावर्ती धारा कहा गया। ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतराल के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है उसको क्या कहा गया? एसी अर्थात प्रत्यावर्ती धारा कहा गया है। बताइएगा, दिष्ट धारा को प्रत्यावर्तित धारा के रूप में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? और डीसी को एसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर होता है। एसी में रेक्टिफायर होगा और एसी को डीसी में बदलेगा वो डीसी को एसी में जो बदलेगा ना वो रेक्टिफायर बोलते हैं। रेक्टिफायर एसी को डीसी डायरेक्ट करंट। हाँ, इन्वर्टर चाहिए। डीसी में परिवर्तित करेगा तो रेक्टिफायर हो गया। बताइएगा, डीसी की तुलना में किसका एक महत्वपूर्ण लाभ है जो इसके द्वारा विद्युत शक्ति को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय करके प्रेषित करता है? यह एसी हो जाएगा। डीसी की तुलना में कौन सा धारा हो जाएगी जो महत्वपूर्ण लाभ है इसके द्वारा प्रेषित विद्युत शक्ति को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय किए प्रेषित किया जाता है? यह एसी के द्वारा किया जाता है। बताइएगा, घर में विद्युत आपूर्ति करने वाले तारों में जिस तार का प्रायः लाइव तार के रूप में प्रयोग किया जाता है कौन से रंग का होता है? लाल रंग का हो जाएगा। और जो विद्युत में तार होती है जो धनात्मक होती है, और उदासीन कैसी हो जाएगी? वह काले आवरण की हो जाएगी। और ऋणात्मक तार हरे रंग की होती है। ऋणात्मक तार कैसे रंग की होती है? हरे रंग की। और उदासीन कैसी हो जाएगी? काले रंग की। और लाइव तार कैसी हो जाएगी? लाल रंग की हो जाएगी। रेक्टिफायर एसी को डीसी में करेगा, रेक्टिफायर करेगा। इन्वर्टर जो है ना डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, वही तो हम भी बोल रहे थे। दोनों काम वही करता है इन्वर्टर। रेक्टिफायर डीसी को एसी में करेगा तो एसी को डीसी में तो डीसी को एसी बैटरी से हमको चाहे तो हाँ इन्वर्टर लगाते हैं। बताइएगा, प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन लागत जो है किस धारा की उत्पादन लागत की तुलना में कम होता है? दिष्ट धारा के उत्पादन लागत से कम होता है प्रत्यावर्तित धारा का उत्पादन। बताइएगा कौन सी विद्युत धारा जो है वो अधिक खतरनाक होती है प्रत्यावर्तित और दिष्ट धारा में? यह प्रत्यावर्तित धारा अर्थात एसी जो हो जाएगी वह डीसी के माध्यम में अति खतरनाक होती है। बताइएगा, विद्युत में तार एवं उदासीन तारों के बीच कितने वोल्ट का विभवांतर होता है? 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। और बताइएगा, हमारे घरेलू उपयोग में जो विद्युत धारा आपूर्ति होती है वह किस श्रेणी में होती है? समांतर श्रेणी में होती है। किस श्रेणी में होती है? समांतर श्रेणी में होती है। बताइए, विद्युत परिपथों में लघु पतन से बचने के लिए किसका प्रयोग फ्यूज का प्रयोग किया जाता है? जो प्रतिरोध बढ़ने पर तापमान बढ़ता है और इसका गलनांक न्यून होता है जिसके कारण यह गल जाता है। और यह किसका सम्मिश्रण होता है? सीसा और टीन का सम्मिश्रण होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, जब विद्युत में तार उदासीन तार सीधे संपर्क में आते हैं तो क्या हो जाता है? अति भारण हो जाता है। शॉर्ट सर्किट अति भारण हो जाएगा। ऐसी स्थिति में किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक तेजी से बहने लगती है, उसको क्या कहा गया है? लघु पथन कहा गया है। बताइए, मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना ओम होता है? 1000 ओम होता है। मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? 1000 ओम होता है। 10 के बार 6 ओम ना होता है। शुष्क बताइएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला ऐसा यंत्र जो उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में परिवर्तित कर देता है वह ट्रांसफार्मर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ट्रांसफार्मर हो जाएगा। बताइएगा, प्राथमिक कुंडली की फेरों की संख्या में द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होना किस ट्रांसफार्मर का होता है स्वरूप? यह ऊंचाई ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ऊंचाई अप हो जाएगा। स्टेप अप ट्रांसफर डाउन। बताइएगा, ऐसा यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है विद्युत मोटर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? विद्युत मोटर। ऐसा यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है विद्युत मोटर हो जाएगा। और ऐसा यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है डायनमो हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डायनमो हो जाएगा। तो साथियों, फिजिक्स के माध्यम से जो होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य लूसेंट सीरीज का विविध प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, सर्वाधिक आबादी वाला नगर जो है विश्व में कौन हो जाएगा? टोक्यो जापान हो जाएगा। सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा हो जाएगा?
जाएगा विश्व में? टोक्यो जापान हो जाएगा। बताएगा सबसे कम आबादी वाला विश्व का नगर देश कौन सा हो जाएगा? वेटिकन सिटी हो जाएगा। और सबसे छोटा देश भी वेटिकन सिटी है जिसका क्षेत्रफल 0.49 किलोमीटर स्क्वायर है। बताइएगा सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा देश हो जाएगा? या कनाडा हो जाएगा। सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। और बताएगा 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है? यूएसए और कनाडा के मध्य हो जाएगी। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है? यूएसए और कनाडा के मध्य हो जाएगी। बताइएगा सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है? जिब्राल्टर हो जाएगा। सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन हो जाएगा? जिब्राल्टर हो जाएगा। बताइएगा सर्वाधिक सीमाओं वाला विश्व का कौन सा देश है? चीन हो जाएगा, जिसकी सीमा कितने देशों से लगती है? 14 देशों से लगती है। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा देश हो जाएगा विश्व का? चीन हो जाएगा। बताइएगा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा द्वीप है? ग्रीनलैंड हो जाएगा। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा द्वीप हो जाएगा? ग्रीनलैंड हो जाएगा। और सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। बताइएगा सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा प्रायद्वीप है? अरब प्रायद्वीप हो जाएगा। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा प्रायद्वीप हो जाएगा? अरब प्रायद्वीप हो जाएगा। बताइए सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा द्वीप समूह है? अभी तो बोले इंडोनेशिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा सबसे बड़ा द्वीप समूह? इंडोनेशिया हो जाएगा। बताइएगा सबसे बड़ा डेल्टा विश्व में कौन सा डेल्टा है? सुंदरवन हो जाएगा। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा हो जाएगा? सुंदरवन डेल्टा हो जाएगा। बताइएगा नंदन कानन बाघ क्षेत्र जो है, बाघ संरक्षित क्षेत्र, वह किस राज्य में है? यह उड़ीसा में हो जाएगा। नंदन कानन सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। बताइएगा सबसे छोटी नदी विश्व की कौन सी नदी हो जाएगी? डी नदी हो जाएगी। सबसे छोटी नदी विश्व की कौन सी नदी हो जाएगी? डी नदी हो जाएगी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। बताइएगा सबसे बड़ा सागर विश्व में कौन सा सागर है? दक्षिण चीन सागर हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन सा हो जाएगा? दक्षिण चीन सागर हो जाएगा। बताइएगा सबसे विशाल उपसागर विश्व का कौन सा है? हडसन उपसागर हो जाएगा। सबसे विशाल उपसागर विश्व का कौन सा हो जाएगा? हडसन उपसागर हो जाएगा। बताइएगा सबसे छोटी पक्षी विश्व में कौन सी है? हमिंग बर्ड। इसी को क्या कहा गया? गुंजन पक्षी कहा गया है। बताइएगा सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ये मेडीरा हो जाएगी। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? मेडीरा हो जाएगी, जो अमेजन की सहायक नदी। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? अमेजन ही हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? अमेजन। सबसे लंबी नदी जो है वह नील नदी है। बताइएगा विश्व का सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी कौन सी नदी है? यह राइन नदी हो जाएगी। विश्व की सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी कौन सी हो जाएगी? राइन नदी हो जाएगी। बताइएगा सबसे व्यस्त नहर कौन सी नहर है? कील नहर हो जाएगी। और सबसे बड़ी झील कौन सी झील हो जाएगी? कैस्पियन सागर हो जाएगी। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? कैस्पियन सागर हो जाएगी, जो रूस में हो जाएगी। और बताइएगा विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी झील हो जाएगी? सुपीरियर झील हो जाएगी, जो अमेरिका में हो जाएगी। बताइएगा सबसे गहरी झील कौन सी झील हो जाएगी? बैकाल झील हो जाएगी, जो रूस में हो जाएगी। बताइए झील के अंदर झील मैनीटू कनाडा हो जाएगी। झील के अंदर झील मैनीटू कनाडा हो जाएगी। बताइएगा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी झील हो जाएगी? टिटिकाका झील हो जाएगी, जो दक्षिण अमेरिका में है, टिटिकाका झील। बताइएगा सबसे बड़ा लेगून कौन सा लेगून है? ये लेगोआ डोस पेटोस हो जाएगी। सबसे बड़ा लेगून कौन सा हो जाएगा? लेगोआ डोस पेटोस हो जाएगी। बताइएगा सबसे बड़ा जल डमरू मध्य कौन सा जल डमरू मध्य है? यह डेविस जल डमरू मध्य हो जाएगा। सबसे बड़ा जल डमरू मध्य कौन सा डमरू मध्य हो जाएगा? डेविस जल डमरू मध्य हो जाएगा। बताइएगा सबसे चौड़ी संधि कौन सी संधि है इसमें? यह डेविस ही हो जाएगी। और सबसे विशाल जल संधि कौन सी जल संधि हो जाएगी? यह टार्टर जल संधि हो जाएगी। कौन सी जल संधि हो जाएगी? सबसे विशाल जल संधि टार्टर जल संधि हो जाएगी। बताइएगा सबसे बड़ा गल्फ कौन सा गल्फ है? यह मैक्सिकन गल्फ हो जाएगा। सबसे बड़ा गल्फ कौन सा गल्फ हो जाएगा? मैक्सिकन गल्फ हो जाएगा। बताइएगा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 8850। कितनी हो जाएगी? 8850 मीटर हो जाएगी। बताइएगा सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी पर्वतमाला है? एंडीज पर्वतमाला हो जाएगी, जो दक्षिण अमेरिका में हो जाएगी। सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी? एंडीज पर्वतमाला हो जाएगी। और सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो जाएगा? पामीर का पठार हो जाएगा। बताइएगा सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा है? मोना लोआ हो जाएगा, जो हवाई द्वीप यूएसए में हो जाएगा। सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा? मोना लोआ यूएसए में हो जाएगा, हवाई द्वीप पे स्थित है। बताइएगा सबसे ऊंचा बांध विश्व में कौन सा बांध है? यह न्यूरेक बांध हो जाएगा। सबसे ऊंचा बांध कौन सा बांध हो जाएगा? न्यूरेक बांध तजाकिस्तान में हो जाएगा, 304 मीटर। और सबसे बड़ा बांध कौन सा बांध हो जाएगा विश्व का कंक्रीट का? यह ग्रांड कूली बांध हो जाएगा, जो कोलंबिया नदी पे अमेरिका में हो जाएगा। सबसे बड़ा बांध कौन सा बांध हो जाएगा? ग्रांड कूली बांध। और सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा? न्यूरेक बांध हो जाएगा, जो तजाकिस्तान में हो जाएगा। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक्स दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा
जब कुल उत्पादन स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जब कुल उत्पादन स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। बताइएगा असंतुलित विकास की अवधारणा की वकालत किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? यह हर्षमैन के द्वारा की गई थी। असंतुलित विकास की अवधारणा की वकालत किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? हर्षमैन के द्वारा की गई थी। बताइएगा भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? कौन है? ये पुराना हो जाएगा ना। देवेंद्र कुमार सिकरी इसमें दिया हुआ है। भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष थे देवेंद्र कुमार सिकरी। बताइएगा गाडगिल मुखर्जी सूत्र के अंतर्गत अधिकतम भार किसे दिया गया है? यह जनसंख्या को दिया गया है। गाडगिल मुखर्जी सूत्र के अंतर्गत अधिकतम भार किसे दिया गया है? जनसंख्या को दिया गया। बताइएगा एनर्जी स्टैटिक्स नामक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? एनर्जी स्टैटिक्स नामक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया था। सीएसओ। और सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? 2 मई 1951 को हुई थी। 2 मई या जून था? 2 जून 29 जून 1951 है। 2 मई या 2 जून? 2 मई। बताइएगा वैश्विक भुखमरी सूचकांक रिपोर्ट का मुख्य घटक क्या होता है? वैश्विक भुखमरी सूचकांक रिपोर्ट का मुख्य घटक जो होता है वो क्या होता है? अल्प पोषण, शिशु वृद्धारोधन और शिशु मृत्यु दर हो जाएगी। बताइएगा रघुराजन समिति का संबंध जो था वह किस क्षेत्र से था? यह आर्थिक क्षेत्र के सुधार से हो जाएगा। रघुराजन समिति का संबंध किससे हो जाएगा? आर्थिक क्षेत्र के सुधार से हो जाएगा। बताइएगा व्यय प्रबंधन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यह विमल जलान हो जाएंगे। व्यय प्रबंधन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? विमल जलान हो जाएंगे। बताइएगा मार्केज संधि जो है वह किससे संबंधित है? यह मराकेश संधि यह दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा से संबंधित हो जाएगी। और दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा से संबंधित कौन सी लिपि है? ब्रेल लिपि हो जाएगा। और ब्रेल लिपि में कितने उभार होते हैं? 6 उभार होते हैं। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वह किस तिथि को मनाया जाता है? यह 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। बताइएगा सेमफेक्स योजना किसके द्वारा लागू की गई है? यह राजस्थान वित्त निगम के द्वारा लागू की गई थी। सेमफेक्स योजना किसके द्वारा लागू की गई थी? राजस्थान वित्त निगम के द्वारा लागू की गई थी। बताइएगा व्यावसायिक संपत्तियों के न्यायशीता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। व्यावसायिक संपत्तियों को न्यायशीता सिद्धांत का प्रतिपादन किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। बताइएगा किस देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग क्या होता है? किसी भी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग या प्रग्रामी व्यय से संयुक्त प्रग्रामी कराधान हो जाएगा। बताइएगा भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ स्थित है? यह अहमदाबाद हो जाएगा। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ स्थित हो जाएगा? यह अहमदाबाद हो जाएगा। बताइएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? यह भोपाल में हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? यह भोपाल में हो जाएगा। बताइएगा प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? बीएस मिन्हास हो जाएंगे। प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? बीएस मिन्हास हो जाएंगे। बताइएगा राष्ट्रीय जन विकास एजेंसी कब स्थापित की गई थी? यह जुलाई 1982 में। राष्ट्रीय जन विकास एजेंसी कब स्थापित की गई थी? जुलाई 1982 में स्थापित की गई थी। बताइएगा स्वीडन की केंद्रीय बैंक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब से देना प्रारंभ किया है? 1969 से प्रारंभ किया। इसकी घोषणा कब की थी? 1968 में घोषणा की थी और 69 से देना प्रारंभ कर दिया गया था। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन के माध्यम से जो इकोनॉमिक्स का होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का जो रेलवे सामान्य अध्ययन दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा साइमन कमीशन जो था वो कब भारत आया था? 1928 में। इसकी नियुक्ति कब हुई थी? 1927 में हुई थी। नवंबर 1927 में इसकी नियुक्ति हुई थी और 3 फरवरी 1928 को यह भारत आया था। बताइएगा व्हाइटमैन कमीशन के नाम से कौन जाना जाता है? साइमन कमीशन को ही जाना जाता है व्हाइटमैन कमीशन के, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। बताइएगा भारतीय ध्वज को सर्वप्रथम ग्रीन पार्क कोलकाता में कब फहराया गया था? 1906 में फहराया गया था। और भारतीय ध्वज का डिजाइन किस व्यक्ति के द्वारा डिजाइन किया? एम वेंकैया के द्वारा, पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया था। बताइएगा जामा मस्जिद का निर्माण कब पूरा हुआ था? 1956 में संपन्न हुआ था। 1656 हो जाएगा। जामा मस्जिद का निर्माण कब पूर्ण हुआ था? 1656 में पूर्ण हुआ था। बताइएगा भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट जो है वह कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। बताइए नीति आयोग का गठन कब हुआ है? 2015 में हुआ। नीति आयोग का गठन कब हुआ है? 2015 में। बताइएगा सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था? नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा किया गया था। बताइएगा सरदार
सरदार सरोवर बांध जो है वह किस नदी पर निर्मित है? नर्मदा नदी पे निर्मित है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे निर्मित है? नर्मदा नदी पे निर्मित है। बताइएगा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। और बॉक्साइट जो है वह किस तत्व का अयस्क हो जाएगा? अल्युमिनियम का हो जाएगा। बताइएगा गांधी सागर बांध जो है वह किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और बताइएगा सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन हो जाएंगी? मलाला यूसुफजई हो जाएंगी, जिनको 17 वर्ष की आयु में नोबेल पुरस्कार मिला था, 2014 में मिला था। हाँ 14 में मिला, कैलाश सत्यार्थी और इनको भी मिला था। बताइएगा हेपेटाइटिस ए जो है सचिन तेंदुलकर को मिला था भारत रत्न। बताइएगा विषाणु के कारण जो है हेपेटाइटिस ए रोग हो जाता है। बताइएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है वह किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किस व्यक्ति के? सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। बताइए भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। उत्तर का सबसे अंतिम बिंदु इंदिरा कॉल हो जाएगा। और पूर्वी बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और पश्चिमी गौर माता गुजरात हो जाएगा। बताइएगा चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, या इसी को मेथनोइक एसिड भी कहा गया है। बताइएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? 943 प्रति 1000 पुरुष हो जाएगा। 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हो जाएगा। बताइएगा न्यूटन के किस गति नियम को जड़त्व का नियम कहा गया? प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम कहा गया है। बताइएगा भौतिकी में जॉन बार्डिन को कितनी बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है? 2 बार दिया गया, 1956 और 72 में दिया गया। जॉन बार्डिन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कितनी बार दिया गया? 2 बार दिया गया है, 1956 और 1972 में दिया गया। बताए बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में कराया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में कराया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। बताएगा यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क हो जाएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा। बताएगा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में हुई थी। 73 प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 से शुरू हुई थी। बताइएगा पहली बार भारत में रेल कब प्रारंभ हुई थी? रेल सेवा 1853 में हुई थी, 16 अप्रैल 1853 को। बताइएगा देना बैंक और विजया बैंक का विलय हाल फिलहाल में किससे हो गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। देना बैंक और विजया बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। बताइएगा प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन जो है वह किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी डांसिंग डे जो है, इंटरनेशनल डांस डे, या किस 29 अप्रैल को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? 29 अप्रैल को मनाया जाता है। बताइएगा तंजावुर में वृद्धेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा कराया गया था? राजराज प्रथम के द्वारा कराया गया था। तंजावुर में वृद्धेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किस व्यक्ति के द्वारा कराया गया था? राजराज प्रथम के द्वारा कराया गया था। बताइएगा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन गए थे? महात्मा गांधी गए थे। कौन गए थे? महात्मा गांधी गए थे। बताइएगा प्लॉटर जो है वो कंप्यूटर में कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। प्लॉटर जो हो जाएगा वो कैसा डिवाइस हो जाएगा कंप्यूटर में? आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। और बताइए कीबोर्ड कैसा डिवाइस हो जाएगा? इनपुट डिवाइस हो जाएगा। और मॉनिटर कौन सा डिवाइस हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। प्रिंटर कौन सा डिवाइस हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। आउटपुट हो जाएगा। बताइएगा भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ में हुई थी? यह बंगाल में हुई थी। भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना कब हुई थी? बंगाल में हुई थी। बताइएगा किस वायसराय के द्वारा अवध को चेरी की उपाधि दी गई थी? यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दी गई थी। किस वायसराय के द्वारा अवध को चेरी की उपाधि दी गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दी गई थी। बताइएगा संगाई त्योहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। बताइएगा गरीबी हटाओ का नारा जो है वह किस व्यक्ति ने दिया था? इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। बताइएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? नहीं लिया था। बताइएगा भारतीय राज्यों में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? यह गोवा की हो जाएगी। भारतीय राज्यों में किस राज्य की सर्वाधिक आय जो है प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? वह गोवा की हो जाएगी। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। और अभी हाल फिलहाल 2025 में कहाँ मनाया गया? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में मनाया गया। बताइए भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण जो है वह कब हुआ था? 1974 को हुआ था। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 को हुआ था। बताइएगा असहयोग आंदोलन जो है वह महात्मा गांधी के द्वारा कब वापस ले लिया गया
गया था? 1920 12 फरवरी 1922 को लिए, तब ना 5 फरवरी 1922 को ये घटना हुई थी। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। और बताइएगा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1920 में हुई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1920 में हुई थी। बताइएगा धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? केटायन कहा जाता है। धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? केटायन कहा जाता है। बताइएगा विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग जो है वह कौन सा महासागर हो? उत्तरी अटलांटिक महासागर हो जाएगा। विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा हो जाएगा? उत्तरी अटलांटिक महासागर हो जाएगा। बताइएगा हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन जो है वह किसके अपरूप हो जाएंगे? या कार्बन के अपरूप हो जाएंगे। किसके अपरूप हो जाएंगे? कार्बन के अपरूप हो जाएंगे। तो साथियों स्पीडी पब्लिकेशन का जो साइंस दिया गया था, रेलवे साइंस, को समाप्त कर दिया गया। अब आप लोगों के मध्य दृष्टि पब्लिकेशन का क्विक साइंस का जो रसायन केमिस्ट्री के माध्यम से जो होमवर्क दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा गया है? लेवोजियर को कहा गया है। किसको कहा गया है? लेवोजियर को कहा गया है। बताइएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया है? लेवोजियर के द्वारा ही दिया गया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया? लेवोजियर के द्वारा। और बताइएगा किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है ना ही नाश होता है। यह किस नियम पर आधारित है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित हो जाएगा। बताइएगा रासायनिक संयोजन के नियम, द्रव्यमान संरक्षण के नियम और स्थिर अनुपात के नियमों को युति संगत करने पर किस व्यक्ति ने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था? या डाल्टन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? डाल्टन के द्वारा किया गया था। और बताइएगा इन्होंने एक और बात बोली थी, सभी द्रव्य जो होते हैं वो किससे निर्मित होते हैं? परमाणुओं से निर्मित होते हैं। किससे निर्मित होते हैं? परमाणुओं से निर्मित होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार क्या होता है? निश्चित होता है। किसी भी यौगिक में परमाणु के सापेक्ष संख्या और प्रकार क्या होता है? निश्चित होता है। बताइएगा भारतीय दार्शनिकों में किस व्यक्ति के द्वारा परमाणु शब्द की उत्पत्ति की गई थी? कनाद हो जाए भारतीय दार्शनिक में। बताए हाँ, ऋषि कनाद के द्वारा। बताइएगा सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या होती है? सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या हो जाएगी? या परमाणु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परमाणु हो जाएगी। बताइएगा किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है वो क्या होता है? अणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अणु हो जाएगा। बताइएगा किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल कितने परमाणुओं से निर्मित होते हैं? एक परमाणु से निर्मित होते हैं। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु से निर्मित होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। बताइएगा किसी परमाणु के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। किसी परमाणु के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। बताइएगा जब आयन पर धनावेश होता है तो उसको क्या कहा जाता है? धनायन कहा जाता है। किसी आयन पर धनावेश हो तो उसको क्या कहा जाएगा? धनायन कहा जाता है। बताइएगा निलंबन कण निलंबन कणों का आकार जो होता है वह किस किस के मध्य होता है? 10 के पावर -5 से लेकर 10 के पावर -7 के मध्य सेमी के मध्य होता है। तो साथियों दृष्टि पब्लिकेशन का जो क्विक साइंस दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का जो करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव के माध्यम से दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? या बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह हो जाएगा। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? या बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह हो जाएगा। बताइएगा जुलाई 2025 में सुमन गिल और सोफिया डंकले को
प्लेयर ऑफ द मंथ। प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से नवाजा गया था। बताइएगा इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 15 अगस्त 2025 को मनाया गया। इसरो का 56वां स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया गया है? 15 अगस्त 2025 को मनाया गया है। बताइएगा बिहार राज्य सरकार ने आपात के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया है? यह 2 गुना कर दिया। बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन की सीमा कितनी कर दी है? 2 गुनी कर दी है। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है? पंजाब। या पंजाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। बताइएगा बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? यह चीनी ताइपे के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? चीनी ताइपे। बताइएगा भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया है? यह जयपुर राजस्थान में किया गया, जो असफल रहा था। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया था? जयपुर राजस्थान में। और बताइए कृत्रिम वर्षा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग मुक्त घोषित किया है? यह केन्या को किया है। और केन्या की राजधानी कहाँ हो जाएगी? नैरोबी हो जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग मुक्त घोषित किया है? केन्या को किया है। और केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया है? यह 2028 तक के लिए बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना को कितने वर्ष तक के लिए बढ़ाया है? 2028 तक के लिए बढ़ाया। बताए किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? सिक्किम में की गई है। और भारत की सबसे कम उम्र की फीडे रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? ये आरिनी लोहाटी हो जाएंगी। भारत की सबसे कम उम्र की फीडे रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई है? आरिनी लोहाटी हो जाएगी। बताइएगा 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कितवीं वर्षगांठ मनाई गई है? या 83वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 9 अगस्त 2025 को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 83वीं वर्षगांठ मनाई गई है। बताइए राजस्थान के खेरथल तिंजारा जिले का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? राजस्थान के खेरथल तिंजारा जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? या भरतहरि नगर कर दिया गया है। क्या कर दिया है? भरतहरि नगर कर दिया गया है। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी विधानसभा बन गई है? दिल्ली विधानसभा हो जाएगी। और किस राज्य के बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया गया है? या महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया है? या महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। बताइएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है? या कैंसरकारी घोषित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है? कैंसरकारी घोषित किया। बताइएगा खाद्य एवं शांति के लिए पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह एडेमोला ए एंडेले को किया है। किनको किया है? एडेमोला ए एंडेले को किया है। खाद्य एवं शांति के लिए पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित। बताइएगा दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB किस देश में खोजा गया है? यह भारत में खोजा, बंगलौर कर्नाटक में खोजा गया। दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB किस देश में खोजा गया? अपना भारत में खोजा गया। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन सा बन गया? यह मालदोवा हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? यह रूस के द्वारा। हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? यह रूस के द्वारा की गई है। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा हाल ही में बसोली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? या जम्मू कश्मीर में किया गया। हाल ही में बसोली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया है। तो साथियों आज की जो होमवर्क सीरीज थी वो यहीं पे समाप्त हो गई है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि आप लोगों के लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? लोहे को इस्पात में बदलने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट माध्यम से अधिक संख्या में अवश्य दीजिएगा। और अगर हमारा ये होमवर्क सीरीज अच्छा लगता हो तो एक प्यारा सा दिल कमेंट माध्यम से भेजने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। और जो भी साथी फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं उन सब साथियों से अनुरोध है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों का लिंक उपलब्ध है, जिससे जुड़ने के पश्चात आप लोगों को होमवर्क पूर्व में ही मिल जाएगी, जिसको पढ़ने के पश्चात अगर आप इस वीडियो को सुनते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। तो इन्हीं सब बातों से लेते हुए आप लोगों से विदा, फिर अगले सेशन में मुलाकात होगी। जय हिंद, जय बिहार।